हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर। सैम है हमारा थर्ड। एक्ट है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। कोड नंबर है 3005। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अब से पहले मैं आपके 8 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर 8 क्वेश्चन आप देख सकते हो। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं सभी। आपको पता होगा मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको वहां पे कोड, एक्ट का नेम और सेमेस्टर आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। एक आपराधिक मुकदमे में एक वकील के क्या कर्तव्य होते हैं, संक्षेप में बताइए। यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, जब किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है तो वकील को क्या कार्य करना चाहिए, वकील के क्या कर्तव्य है जो अपराधी को बचा सके, इस चीज को आप बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, केस दो प्रकार के होते हैं। आंसर में भी है लेकिन और मैं पहले बता देता हूं। एक तो होते हैं दीवानी, एक होते हैं फौजदारी। ठीक है, जिसको हम सिविल बोलते हैं, जिसको हम अपराधी बोलते हैं। अपराधी मामले या आपराधिक मामले एक ये होते हैं, एक ये होते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जो अपराधी प्लस सिविल के भी होते हैं। मतलब कहीं क्या आपने ज्यादातर देखा होगा कि भूमि को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, व्यक्तियों की हत्या भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है, हाथ पैर भी टूट जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अपराधी प्लस सिविल के मैटर भी आते हैं। कहीं अपराध अपराध के ही मैटर आते हैं, कहीं दीवानी मैटर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बन जाते हैं, दीवानी, फौजदारी यानी सिविल या अपराधी। एक होते हैं अपराधी व सिविल जो धन से संबंधित भी होते हैं और मारपीट से यानी क्राइम से। ठीक है, क्राइम तो यहाँ पे भी है धन संबंधी, लेकिन मोटे तौर पर क्राइम हम जानते हैं जैसे किसी को शारीरिक पीड़ा होती है। ठीक है, उसको देखते हैं। अब हम अपने आंसर की तरफ आगे चलते हैं। मुख्य रूप में वादों को 2 भागों में बांटा जाता है, जा सकता है। नंबर 1 दीवानी वाद, दूसरा है अपराधी मुकदमा। यह वाद लिख लो, यहाँ पे भी आप वाद कर सकते हो, यहाँ आप मुकदमा कर सकते हो, बात एक ही है। दीवानी वाद, अपराधी वाद। दीवानी मुकदमा, अपराधी मुकदमा, बात एक ही है। मैंने 2 शब्द इसलिए लिखे हैं, आपको याद रहे। ठीक है, कि मुकदमा भी बोल सकते हैं, वाद भी बोल सकते हैं। अपराध का मुकदमा दीवानी वाद से भिन्न होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, यहां पर संपत्ति से संबंधी मैटर आते हैं और यहां पर लड़ाई झगड़े के, ठीक है, मारपीट के, मर्डर के। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर धन संबंधी और लड़ाई संबंधी दोनों प्रकार के मैटर आते हैं। ठीक है, अपराध का मुकदमा दीवानी वाद से भिन्न होता है। फलस्वरूप अपराध के मुकदमे में वकील के कर्तव्य भी भिन्न हो जाते हैं। भाई अगर हम सिविल वकील करेंगे तो सिविल के जैसे कार्य करने वाला वकील चाहिए। अपराधी कार्य कार्य है तो उसमें अपराधी प्रकार जो अच्छी तरीके से जानता हो उस वकील को हम हायर करेंगे, उस वकील को लेंगे। है तो दोनों के अधिकार कैसे हो जाते हैं। अगर दीवानी मैटर है तो थोड़ा तगड़ा सा वकील चाहिए, अपराधी मैटर है तो थोड़ा हल्का अगर वकील होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, हालांकि कार्य दोनों का कठिन है लेकिन नॉलेज बेस पे ये थोड़ा क्या है, ज्यादा लंबा चलता है। इसमें छानबीन ज्यादा करनी होती है, पूछताछ ज्यादा करनी होती है, बहस बहुत बहुत लंबी हो जाती है, कई कई दिनों की, कई कई हफ्तों की बहस हो जाती है। यहां पर इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। ठीक है,
तो इनके जो अधिकार हैं वकीलों के ज्यादा बड़े अलग अलग हो जाते हैं। वकील के कर्तव्य भी भिन्न 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 हो जाते हैं। संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। अभियुक्त कौन होता है? पक्षकार, वादी या प्रतिवादी को हम अभियुक्त कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं, अभियुक्त यानी वादी या प्रतिवादी, जिसे हम पक्षकार बोलते हैं, जिसके अधिकारों का हनन हुआ होता है। आगे देखते हैं, ये मूल अधिकार निम्नलिखित हैं जो संविधान ने पक्षकार यानी अभियुक्त को दिए हैं। वो कौन से अधिकार हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बंदी नहीं बनाया जा सकता। विधि के उल्लंघन के बंदी नहीं बनाया जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति विधि का यानी कानून का, संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक उसे बंदी नहीं बनाया जाएगा, उसे कैदी नहीं बनाया जाएगा। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो उसे बंदी बनाए जाने के कारण बताए जाएं। जिस व्यक्ति को आप बंदी बना रहे हो, जिससे आप पकड़ रहे हो, उस व्यक्ति को बताया जाए आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, आपको बंदी क्यों बनाया जा रहा है, आपको जेल क्यों भेजा जा रहा है, उसे बताया जाए। ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यदि, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, यदि बंदी को 24 घंटे से ज्यादा बंदी मजिस्ट्रेट के आदेश पर बनाया जा सकता है। अगर किसी बंदी को पहले तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर कोई समस्या है या कोई कारण है और उसके बावजूद अगर उसे 24 घंटे से ज्यादा अगर रखना है थाने में, तो मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेकर ही उसे 24 घंटे से ज्यादा बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी भी अभियुक्त यानी पक्षकार, वादी या प्रतिवादी, देखो अभियुक्त के लिए वादी या प्रतिवादी में बार बार इसलिए बोल रहा हूं जो आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। अभियुक्त का मतलब तो ये होता है जिसको बंदी बनाया गया है। ठीक है, जिसको बंदी बनाया गया है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, या जो व्यक्ति केस करना चाह रहा है, उसको अभियुक्त कहते हैं। आपकी समझ के लिए मैं बार बार बोल देता हूं वादी या प्रतिवादी, जिससे कि आपको समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। नहीं तो अभियुक्त का मतलब सीधा सीधा क्या है, पक्षकार, या जिसे बंदी बनाया गया है, बंदी व्यक्ति। ठीक है, तो हमने कोई कसम तो खा नहीं रखी है कि हमें बंदी व्यक्ति के नाम से याद करना है या हमें पढ़ाना है। भाई हमें अपने को अच्छे से समझना है, हमें अच्छे से पेपर देना है, आगे हमारी नॉलेज में और ज्यादा इंक्रीज हो लो। तो इसलिए हमें क्या है, साम दाम दंड भेद करके हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो हमें सरल तरीका लगे, साधारण तरीका लगे। हमें अपनी लॉ को इंक्रीज करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के उपरोक्त मौलिक अधिकार भंग होते हैं तो वकील का कर्तव्य है कि वह तुरंत उस आशय की कार्रवाई करे तथा बंदी व्यक्ति को मुक्त कराए। इसी प्रकार से उसे अन्य मूल अधिकार भी उसे प्राप्त हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है और ये लगता है कि मुझे गलत तरीके से बंदी बनाया है और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वकील का कर्तव्य है कि अपने पक्षकार को छुड़ाए, चाहे वो वादी के पक्ष से हो या प्रतिवादी के पक्ष से हो। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को जो बंदी है उसे मूल अधिकार निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति है जिसे बंदी बनाया गया है उसे किन स्थितियों में मूल अधिकार के जो संरक्षण है वो प्राप्त कब नहीं होंगे, उन्हें देखते हैं। जब विदेशी व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो। दूसरा है, जब किसी व्यक्ति को
विधि के अंतर्गत नजरबंद किया गया हो, इस समय आपको मूल अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उपरोक्त मूल अधिकारों के अलावा, मूल अधिकार तो आप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो आप जाकर देख लीजिएगा, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है मूल अधिकारों के ऊपर। भारतीय संविधान द्वारा उपरोक्त मूल अधिकारों के अलावा निम्नलिखित मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त और भी अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उसे दंड मिल गया, उसने जेल काट ली या उसने दंड दे दिया, भाई अब ये नहीं है कि दोबारा से उसी केस को उस पर डाल दिया जाए, नहीं, एक केस में सिर्फ एक बार ही व्यक्ति सजा पा सकता है। दूसरा है, दोषी व्यक्ति को अपराध से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। भाई जितना उसने अपराध किया है उसे उतनी ही सजा दी जाएगी, उतना ही उसे दंड दिया जाएगा, उससे अतिरिक्त नहीं। उससे अपने कोई ईर्षा भाव नहीं निकालनी है, जो उसने अपराध किया है उतना ही उसे दंड मिलेगा। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को दोषी के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे हम किसी को गवाह बनाते हैं या कोई बंदी व्यक्ति है, हम उससे दबाव डालकर या किसी अन्य व्यक्ति को गवाही दिला नहीं सकते हैं कि उसे गवाही दिलाने के लिए परेशान करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है, किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी साबित किया जाएगा जो अपराध के समय विधि उल्लंघन का था। सिर्फ उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा, उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसका उसने उल्लंघन किया है, जिस विधि का उसने उल्लंघन किया है। ये नहीं है कि इस पे और 2-4 केस और उल्टे सीधे लाद दिए जाएं और एक आध विधि का उल्लंघन इस पर लगा दिया जाए, नहीं, जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का उल्लंघन किया है विधि का या कोई अपराध किया है, सिर्फ वही उसके ऊपर लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि अभियुक्त को पूरी तरह बचाने का प्रयास करे। भाई ये क्यों, किसके कर्तव्य हैं? भाई ये तो थे मूल अधिकार से अतिरिक्त अभियुक्त को अधिकार, ठीक है, यहां तक। अब देखते हैं वकील के क्या कर्तव्य हैं। प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि अभियुक्त को, या वादी हो या प्रतिवादी यानी पक्षकार को, पूरी तरह बचाने का प्रयास करे। यह उसका नैतिक और विधिक कर्तव्य भी है। मतलब वकील को पूरा अधिकार है उसे बचाने का, और वकील का पूरा कर्तव्य है उसे बचाने का, और इसी पेशे के लिए वो वकालत करता है। इसीलिए जो पक्षकार है वकील के पास जाता है कि मुझे वकील बचा ले। किसी ने ये बोला है, जब दुनिया में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता तो सिर्फ एक ही इंसान होता है जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, और वो होता है वकील। आपकी टेंशन को ले लेगा, आपकी समस्या को अपनी कर लेगा, आपके दुश्मनों को अपना दुश्मन बना लेगा, आपके जो समय की खर्च खराबी हो रही है उसमें अपने समय की खर्च खराबी करेगा, ठीक है। तो वकील जो है आपके दुख दर्दों को खुद ले लेगा, आपकी टेंशन को ले लेगा, और आपको क्या देगा? सुरक्षा देगा, ठीक है। ये होता है वकील। आगे चलते हैं। यदि किसी अभियुक्त द्वारा दबाव में दोष स्वीकार कर लिया गया है तो वकील उस अभियुक्त को दोष मुक्त कराए, जैसा कि पुलिस थाने में जाकर, या कहीं डर की वजह से, किसी व्यक्ति ने डर की वजह से जो अपराध है जो उस पर लगाया गया है वो उसने नहीं करा है, फिर भी डर की वजह से उसने स्वीकार कर लिया है, तो वकील का कर्तव्य है उसको साबित करे कि भाई इसने गलती से या डर की वजह से स्वीकार कर लिया था, और उसे आजाद कराए, उसकी रक्षा करे, ठीक है। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है तो भी वकील द्वारा उसे बचाने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। एक तो है दबाव में अपराध स्वीकार करे, एक होता है अगर अपराध किया है और वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकार करता हूं, और उसने सच्चे में किया है,
तब भी वकील का कर्तव्य है उसे बचाए और कोशिश करे कि उसे कम से कम सजा दिलाई जाए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, यदि किसी वकील को अभियुक्त के अपराध का ज्ञान हो चुका है तो भी अभियुक्त का वकील बने। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकार के होते हैं और जो पक्षकार होते हैं वकील के पास जाते हैं। वकील को जानबूझकर भी उसे पता है कि किस प्रकार का अपराध है, गंभीर हो या साधारण हो, तब भी वकील का कर्तव्य है अपने पक्षकार को बचाए और उसे पता चल जाए वकील को उसने किस प्रकार का कृत्य किया है और ये अब मेरा पक्षकार बन गया है, मेरा वादी बन गया है, प्रतिवादी बन गया है, तब उसकी क्या करे, रक्षा करे, उसे बचाने की पूरी कोशिश करे, अपनी बुद्धि का, अपनी पावर का, अपनी ताकत का, अपने ज्ञान का कोर्ट में जाकर इस्तेमाल करे और उसे बचाने की कोशिश करे। उससे बड़ा धर्म उसका और कोई नहीं है। भाई हम वकालत किस लिए कर रहे हैं? अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, बचाने के लिए। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन वो गलती बस हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें वकील क्या करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जिंदगी जीने का एक सुनहरा अवसर देते हैं। तो इस धरती पर अगर भगवान के अलावा कोई इंसान है जो आपको बचाने की कोशिश करता है, माँ बाप के अतिरिक्त, भगवान और माँ बाप के अतिरिक्त वो सिर्फ और सिर्फ वकील होता है। वो आपके लिए दुआ करेगा। आप घर में पड़े रहोगे, सो रहे होगे, लेकिन वकील जब घर सुबह सुबह उठेगा तो वो अपनी प्रार्थना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, अल्लाह से प्रार्थना करेगा कि मेरे क्लाइंट को बचा लो, मुझे केस जितवा दो, किसी भी प्रकार से आपके लिए वो दुआ करेगा, ठीक है। इतना वकील आपके लिए लड़ता है। आगे चलते हैं। यदि किसी वकील को अभियुक्त द्वारा अपराध की सूचना की गई है तो वकील का कर्तव्य है कि उस सूचना को गुप्त रखे। और दूसरी बात, वकील सबसे अच्छी बात क्या होती है वकीलों की, अगर आप उन्हें कोई भी बात बताओ तो उन्हें गोपनीय रखते हैं, चुप रखते हैं, उन्हें अपने तक मतलब है और आप तक मतलब है। तीसरा व्यक्ति कोई भी आ जाए उसे वो बात नहीं बताते हैं, तभी आप एक अच्छे वकील बन पाओगे। 6 नंबर का पॉइंट है, यदि किसी अभियुक्त को किसी कारणवश सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है तो प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि अभियुक्त की सहायता व रक्षा करे। भाई कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें वादी या प्रतिवादी जो पक्षकार होते हैं उनकी जान को खतरा होने को होता है और उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो वकील का कर्तव्य है कि उन्हें सुरक्षा दे, उनकी व्यवस्था करे, उनकी सहायता करे, उनकी कोई दिक्कत उन्हें पैदा ना हो। इस प्रकार से आगे चलते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है, अमेरिका की विधि व्यवस्था द्वारा अभियुक्त के संरक्षण हेतु राज्य द्वारा वकील प्राप्त होगा जरूरत हो तो। अगर किसी को प्राइवेट वकील नहीं प्राप्त हो पाता है पैसे के कारण से या किसी अन्य कारण से, तो उसे सरकारी वकील मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है, वकील का कर्तव्य है कि वह मुकदमेबाजी को बढ़ाने से रोके, न कि अभियुक्त को भड़काए। और वकील का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो ये होना चाहिए कि जब आपके पास कोई केस आ गया है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करे, उसे खत्म करने की कोशिश करे, जीतने की कोशिश करे। ये नहीं है कि अपने पक्ष को भड़काए, अगर समझौता हो रहा है तो समझौता करने की कोशिश कराए, निपट रहा हो तो निपटाने की कोशिश कराए। ये नहीं है कि अपने पक्षकारों को भड़काए और उस केस को और लंबा बढ़ाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, आपको पेमेंट करके आपके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।